कुलदीप सिंह सेंगर, इंडियन एप्स्टीन, इसको अपने पूरे गैंग के साथ मिलके दौड़ा रहे हैं, मारने के लिए किसी भी क्षण मार सकते हैं। और जज साहब ने ये कह दिया इसमें जजमेंट में सुरक्षा के तौर पे कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा। जब इसके पिता को मारा था तब क्या खुद अपने हाथ से गोली चलाई थी सेंगर साहब ने, इंडियन एप्स्टीन ने, एसएचओ साहब का इस्तेमाल किया था। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सीआरपीएफ साथ है, हम उनकी कार्यकुशलता पे शक नहीं कर सकते, बड़ा बुरा हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, ये बच्ची भी तो देख लेते हैं, इसका भी टेस्ट करके ये बच्ची और परिवार तो नहीं मारा जाएगा, कहीं मारा जाएगा तो हम सॉरी कर देंगे, ट्राई तो कर लें एक बार, नहीं तो हमारे सुरक्षा कर्मियों की कार्यकुशलता पे सवाल उठ जाएगा। ये बच्ची की ज़िंदगी तो क्या है 140 करोड़, मर जाएगी, क्या होगा। अगर ये मैं आम आदमी को समझाने की भाषा में करूं, ये है इस जजमेंट का लबो-लुआब। अब इसके आगे मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि एसएचओ साहब का प्रयोग करके इसके पिताजी को मारा था, सीआरपीएफ की तो सिक्योरिटी क्या है, 5 किलोमीटर की कोई बात ही नहीं। और ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट हमारे देश के सभी लोगों को, कुछ हमारे संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बुनियादी बातें भी समझनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, खुला कोर्ट, खुला अदालत, ओपन कोर्ट का जो संविधान में प्रोविज़न बाबा साहब ने रखा है, वो इसलिए रखा है कि जज जो हैं देश की जनता के नौकर होते हैं, संविधान के हिसाब से उन्हें काम करना होता है और खुले में सब जाके उन्हें देख सकते हैं। और हर एक नागरिक की ये ड्यूटी, फ़र्ज़, दायित्व होता है कि वो जजों के फैसले के ऊपर टिप्पणी करें। अगर उन्हें जजमेंट अच्छी लिखे तो उसको अच्छा बोलें, उसकी वजह भी लिखें, बुरी लगे तो उसको बुरा बोलें। ये सबसे अच्छा ज़रिया बाबा साहब ने सोचा है कि ये जज रूपी नौकर जो हैं देश की जनता के, वो ईमानदारी से, शराफत से काम करें, किसी दबाव में, किसी लालच में आके काम ना करें। ये काम हमारे देश की जनता ने ठीक से किया नहीं, इसलिए हालात ऐसे पहुँचे कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को ये कहना पड़ा कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए हमें बचाए। और उसी के बाद से हम लोग सड़कों पे भी आंदोलन, मेरे जैसे वकील भी कर रहे हैं, वरना हम सड़कों पे नहीं आते थे, हम कोर्टों में अपनी लड़ाई लड़ते थे न्याय की। जजेस को बचाने के लिए सड़कों में आना पड़ा हमें, न्यायिक व्यवस्था को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ा। अब ये जजमेंट अगर कानूनी रूप से आम आदमी को समझाने के लिए मैं बोलूँ तो साफ साफ है, कानून ज़मानत मतलब जब तक कि किसी केस में फैसला नहीं हो जाता, कानून ये है कि बेल नॉट जेल, मतलब ज़मानत दे देनी चाहिए आम तौर पे, और बहुत ज़्यादा खतरनाक मामला हो तभी नहीं देनी चाहिए, ये जब तक कि फैसला नहीं हो जाता तब तक, जब तक कि मुल्जिम होता है, मुजरिम नहीं बनता। एक बार फैसला हो जाए अदालत का, निचली अदालत का, तो ये कानून उल्टा हो जाता है, तब बन जाता है जेल नॉट बेल, यानी कि हर हालत में इसे व्यक्ति को जेल में ही रखना है जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट की बहुत बड़ी दयालुता का पात्र ये ना बन जाए कि इसके साथ, बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वो नीचे कोर्ट की जजमेंट जो ऐसी थी उसको तो फाड़ के अभी फेंक देना चाहिए, इतनी बुरी थी वो, तब जाके कहीं बेल दे सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे कानून का कॉन्सेप्ट। और वो भी ये है कि फिर जो डिटेल्स हैं उस जजमेंट की, भाई अगर उसमें नीचे की कोर्ट में कोई खराबी थी तो आप अपील सुनो पहले, और अपील हाँ में या ना में कर दो। अगर वो बरी हो जाते, सेंगर साहब तो बरी हो जाते, नहीं तो सज़ा होती तो सज़ा हो जाती। बेल देने के लिए इसलिए कि अदालत के ऊपर टाइम, वक्त कम है, वक्त का काम ज़्यादा है, और ये बेचारा निरीह प्राणी, इतना शरीफ मासूम कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक एप्स्टीन भी शर्मा जाए उसके सामने, इतना बड़ा कार्टेल चला रहा है यहाँ पे, जिसमें एक नहीं आप बहुत सारे देख रहे होंगे, उसके सहयोगी जो अब निकल के सामने आ रहे हैं वो सब एप्स्टीन है अपने आप में। एप्स्टीन समझते हो ना आप, महिलाओं का यौन शोषण करने का इंटरनेशनल नेटवर्क एप्स्टीन है। उससे बड़ा नेटवर्क ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब उसका हिस्सा हैं, उनके बहुत सारे साथी आप सब लोग जानते हो, अगर मुझसे पूछोगे मैं बता भी दूंगा कौन कौन। तो ये जो बेचारा एप्स्टीन, बड़ा वाला एप्स्टीन यहाँ पे है, ये हमारी दया का पात्र है, और छोटी मोटी दया का पात्र नहीं है, बहुत बड़ी दया का पात्र है ये। और ये बच्ची जो है ये हमारी दया का पात्र नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर हमारी दया का पात्र है। ये इस जजमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब कब दया का पात्र ये है और ये महिला बच्ची नहीं है? तब जबकि एक पिता
के समान, जो बिल्कुल अगले घर के पड़ोसी है, सामने रहते हैं एकदम आमने सामने पास, और ये बच्ची इन्हें बड़ा पापा टाइप कुछ कहती है, दादा या कुछ, मतलब एक तरीके से इसकी बच्ची ही है वो। इतना निरीह प्राणी है ये। इसने अपनी बच्ची का रेप किया पहले, जो इसे बड़ा पापा दादा ऐसे बोलती थी। उसके बाद शांति नहीं मिली, इसका अपहरण करवाया और इसका गैंग रेप करवाया। इसके बाद भी शांति नहीं मिली। देखिए निरीहता, बच्चे, कितना मासूम बच्चा है जिसको बेल देनी ही देनी है, किसी भी हद तक जाके बेल देनी है। तो ये मासूम बच्चे ने उसका गैंग रेप कराया। ये परिवार ने फिर भी इसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो पिता का अपहरण करवाया पुलिस से, झूठा मुकदमा लगवाया, झूठी बंदूक रखवाई, पिस्तौल रखवाई इस पर, और पीट पीट के मार डाला। डॉक्टर्स के पास, वो भी सख्त जानता, जैसे ये बच्ची सख्त जान है, इसके पिताजी भी सख्त जानते, मरे नहीं तो डॉक्टर्स के पास ले गए, डॉक्टर्स ने इलाज ठीक नहीं किया और मार दिया। ये लब्बो-लुआब है, लेकिन इसकी मासूमियत अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब की, एप्स्टीन, इंडिया के एप्स्टीन की, इसने जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब संज्ञान ले चुके हैं, सो मोटो दिल्ली में केस ट्रांसफ़र होने की बातें ये सब शुरू हो गई, तो एक ट्रक चढ़वाया किसके ऊपर, एक उस गाड़ी के ऊपर जिसमें ये बच्ची थी। इसके वकील साहब थे, इसकी एक चाची थी जो कि मुख्य गवाह थी पुराने वाले केस में, और एक मौसी थी। ट्रक चढ़वाया उनको। मासूमियत देखिए कुलदीप सिंह सेंगर की, यही इस फैसले में मासूमियत ही तो नज़र आ रही थी इसकी। ये इसके साथ तो बेचारे के साथ 6.5 साल हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। ओह, ये सब करवाने के बाद भी शांति नहीं मिली मासूमियत की। उसके बाद भी हमले करवाए सिक्योरिटी के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके, केंद्र सरकार ने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके, इस एप्स्टीन की वजह से, इंडियन एप्स्टीन जो है, ये एप्लीकेशन लगवाई कि इस बच्ची और इसके परिवार की सिक्योरिटी छीन लो। बड़े से बड़े वकील किए, जैसे हाथरस की बच्ची के खिलाफ लग रहे हैं ना एप्लीकेशंस वहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में, और उसमें, और परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली और अगले दिन हमला करवा दिया परिवार के ऊपर। इसकी मासूमियत अभी 2 हफ्ते पहले तक भी ख़त्म नहीं हुई। सीबीआई उससे पहले 2 हफ्ते से भी पहले, 2 हफ्ते पहले तो इसके पति के ऊपर जानलेवा हमला कराया मासूमियत में, बेचारे ने, एप्स्टीन, इंडियन एप्स्टीन ने। उससे पहले दबाव बनवा के जो वकील साहब थोड़ी सी अच्छी बहस कर रहे थे, पहली बार कोई सीबीआई का वकील अच्छी बहस कर रहा था, उसको हटवा दिया केस। और देखो एप्स्टीन, इंडियन एप्स्टीन की मासूमियत, कुलदीप सिंह सेंगर और उसके गैंग की। ऐसे व्यक्ति को हमारी मान्य डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की, जो प्रीमियर हाई कोर्ट माना जाता है देश का, न्याय का पात्र इस बच्ची को नहीं माना। रेप और गैंग रेप के भी बाद, हत्या की कोशिश के बाद ये तो बची गई, उस एक्सीडेंट में तो मर जाती। एक्सीडेंट नहीं, वो हत्या का जो ट्रक चढ़ा था। वकील साहब मासूम नहीं लगे जो मारे गए इस बच्ची को रिप्रेजेंट करते हुए, इसकी चाची मासूम नहीं लगी, इसके मामी मासूम नहीं लगी, और दया का पात्र नहीं लगी, और इसके पिताजी बिल्कुल नहीं लगे दया का पात्र। दया का पात्र ये इसलिए लगा कि इसने 6.5 साल गुजार लिए हैं, और एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात से, बहुत ख़तरनाक, जो मतलब एक आम नज़र में बड़े से बड़े लॉयर को भी नज़र नहीं आएगी, इतनी छोटी सी टेक्निकल बात में पकड़ के कि ये जो है एमएलए थे, और चिदम्बरम साहब ने 2012 में जब पॉक्सो लाया तो एमपी एमएलए को बख्श दिया उससे, कि क्योंकि वो खुद भी एमपी थे, वो भी बहुत सारे ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एमपी एमएलए को नहीं रखा पॉक्सो में, पब्लिक सर्वेंट के तौर पे, कहीं उम्र कैद परमानेंट वाली लिखत में ना हो जाए, तो इस ग्राउंड पे हम इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, हमने दूसरे ग्राउंड बताया कि नहीं ये वो तो नहीं, लेकिन ये पिता तुल्य तो था, ये वो तो था, उसमें भी तो वही वाली लाइफ सज़ा होती है जिसमें बेल ही नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता जिसमें। तो कहा नहीं, ये बच्ची ने तो ट्रायल कोर्ट के सामने तो ये बात ही नहीं कही थी, और सीबीआई ने भी कही थी, नहीं कही थी। अब सीबीआई का जो आईओ साहब थे और सीबीआई थी पूरी, वो तो सेंगर साहब के साथ पूरी ताकत लगाई रही थी, इंडियन एप्स्टीन के साथ, तो वो तो क्यों अपील करते, और बच्ची के पास लॉयर में था नहीं, वो तो मैं बाद में आया जब केस का फैसला सब हो चुका था। तो कहा नहीं भाई, ये बच्ची ने क्यों नहीं किया, ये बच्ची को करना चाहिए था। इसलिए हम दया का पात्र इसे मानते हैं, ये बच्ची की गलती मानते हैं कि इसने पहले क्यों नहीं बताया हमें ट्रायल कोर्ट को कि इस तरह से भी इसको वैसी वाली उम्र कैद हो सकती है कि बेल ही ना हो, उम्र जब तक ये मर नहीं जाएगा तब तक ही जेल में रहेगा। ये कानूनी पहलू है। और अगर बुनियादी बात यह है कि अगर इंडियन एप्स्टीन, गैंग ऑफ एप्स्टीन, अगर
डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की दया का पात्र हैं। फिर कोई भी व्यभिचारी, कोई भी बलात्कारी, बच्चियों का, छोटी 6 महीने की बच्ची का भी बलात्कारी, गैंग रेपिस्ट, मर्डर, गैंग एंड मर्डर वाला ऐसा नहीं हो सकता पूरे देश में। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिसको दया का पात्र ना माना जाए पूरे देश में कहीं। दिल्ली में तो ये तय हो गया, दिल्ली की तो कोई भी बच्ची अब अगर इसके साथ ये होगा तो वो ये सोचेगी मेरे साथ तो ये हो गया। अगर मैंने कंप्लेंट कर दी कहीं तो डिवीज़न बेंच मुझे दया का पात्र नहीं मानेगी। तो एक काम मैं करती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, या तो मैं चुपचाप जाके घुट घुट के मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, वरना मेरे पिताजी मारे जाएंगे, मेरे वकील मारे जाएंगे, मेरी चाची, मामी, सब परिवार वाले मारे जाएंगे। कंप्लेंट नहीं करनी मुझे पुलिस में। इस जजमेंट का फैसला, आउटकम ये है, क्योंकि दया का पात्र वो व्यक्ति होगा। हम नहीं होंगे दया का पात्र क्योंकि हमारा बलात्कार हुआ, हमारे पिताजी को हमारा गैंग रेप हुआ, हम लोग दया के पात्र नहीं है। कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत विशाल दया का पात्र नहीं हो सकता। तो इसमें कानून ये है, बेल नहीं मिल सकती थी, ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये है लब्बो लुआब। अब इस देश की जनता को तय करना है, किसी की बच्ची, किसी की माँ, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है। आज वो उस बच्ची की माँ भी देखी ना, वो विधवा हो गई, उसको सुरक्षा नहीं है, आज उसको नौकरी नहीं है। कोई भी मरता है ना, उसकी फैमिली को मिलती है नौकरी, इस बच्ची के पति को नौकरी नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, इंडियन एप्स्टीन, इसको अपने पूरे गैंग के साथ मिलके दौड़ा रहे हैं, मारने के लिए किसी भी क्षण मार सकते हैं। और जज साहब ने ये कह दिया इसमें जजमेंट में सुरक्षा के तौर पे कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा। जब इसके पिता को मारा था तब क्या खुद अपने हाथ से गोली चलाई थी सेंगर साहब ने, इंडियन एप्स्टीन ने, SHO साहब का इस्तेमाल किया था। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि CRPF साथ है, हम उनकी कार्य कुशलता पे शक नहीं कर सकते, बड़ा बुरा हो जाएगा। ट्राई कर लेते हैं, ये बच्ची भी तो देख लेते हैं, इसका भी टेस्ट करके ये बच्ची और परिवार तो नहीं मारा जाएगा। कहीं मारा जाएगा तो हम सॉरी कर देंगे, ट्राई तो कर लें एक बार, नहीं तो हमारे सुरक्षा कर्मियों की कार्य कुशलता पे सवाल उठ जाएगा। बच्ची की ज़िंदगी तो क्या है 140 करोड़, मर जाएगी, क्या होगा। अगर ये मैं आम आदमी को समझाने की भाषा में करूं, ये है इस जजमेंट का लब्बो लुआब। अब इसके आगे मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि SHO साहब का प्रयोग करके इसके पिताजी को मारा था। CRPF की तो सिक्योरिटी क्या है, 5 किलोमीटर की कोई बात ही नहीं। बताएं एप्स्टीन की बात कर रहे हैं, एप्स्टीन को मार दिया गया था या मर गया था संदिग्ध अवस्था में। कुलदीप सेंगर के बारे में सब कुछ है, उसको उसके ऊपर कैसे, मतलब हाई कोर्ट क्या जानता नहीं सारी चीजें, या क्यों ऐसे जजमेंट दे रहा है, उसके जज कैसे क्यों दे रहे हैं? आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। इंडियन एप्स्टीन बोला है मैंने। एप्स्टीन जो सवाल ये है, यहाँ तो एप्स्टीन हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कपिल मिश्रा जी और सुब्रमण्यम स्वामी साहब को आप सब जानते हो ना, क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो रोल मॉडल है ना, हमारे आज के जो सम्मानित लोग हैं उनके रोल मॉडल ही एप्स्टीन है। तो यहाँ नहीं मारे जाएंगे एप्स्टीन साहब, यहाँ तो उनको बचाया जाएगा ताकि वो अपनी कारगुजारी और लोगों के लिए भी पूरी कर सकें। और लोग भी तो बैठे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इसको तो बड़ी देर में न्याय मिल रहा है। यूपी के मंत्री ये बोल रहे हैं कि इसको तो न्याय मिलने में देरी हो गई। एक और बोल रहे हैं कि ये दिल्ली क्यों चली गई। वो खूब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी खूब जानते हैं, उनके मंत्री जी भी खूब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया था केस और इस बच्ची का घर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली किया था, इसके परिवार को, तो उन्हें खूब पता है। लेकिन एप्स्टीन की तो ज़रूरत है ना इंडियन, उनकी तो दिन रात अधूरे हैं एप्स्टीन के बगैर। सबको आवश्यकता है ना ऐसे एप्स्टीन की, सबको चाहिए। जो आपने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, तो उस टेक्निकल ग्राउंड पे तो जितने भी देश के MLA MP हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब, और उसको चेंज नहीं। ये चिदम्बरम साहब की गिफ्ट है हमारे देश को, जिसका प्रयोग करके इस जजमेंट ने हमारे इंडियन एप्स्टीन को फ़ायदा पहुंचाया। चिदम्बरम साहब की देन है। तो ये चेंज नहीं हो सकता या कुछ इसका। अब आप जो चिदम्बरम साहब ने किया, मोदी जी उससे नाराज़ होंगे या खुश होंगे, बताओ मुझे आप। मोदी जी तो अडानी जी के लिए तो दुनिया पलट सकते हैं, लेकिन चिदम्बरम साहब की ये जो उनकी कार्रवाई थी, ये तो मोदी जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करती होगी। ऐसा मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। इसको क्यों चेंज करेंगे वो, वरना तो वो ऑर्डिनेंस लाते हैं ना, तड़क ऐसे एविडेंस ऑर्डिनेंस लाते हैं। मगर ये तो देश की बच्चियाँ हैं ना, ये तो कपिल मिश्रा जी बताते हैं ना देश की बच्चियों के बारे में मोदी जी के क्या हैं विचार।
और अमित शाह जी के क्या विचार है। कपिल मिश्रा जी की बात मानो, मेरी क्यों मान रहे हो तो सर आप? बहुत सुब्रम घातक हो जाएगा फिर। देश क्यों? के अंदर तमाम राज्य में तमाम जिले हैं, उसके अंदर अगर यही एमएलए एमपी अगर ऐसे बचते रहे तो वो तो एक थ्रेट है, वार्निंग है। भाई ये तो चिदम्बरम साहब ने किया, मोदी जी ने उसको बड़ा अच्छा कार्य माना, वरना तो वो पूरी आईपीसी चेंज की थी मोदी जी ने, सीआरपीसी चेंज की थी नहीं की थी क्या नहीं की थी मोदी जी और अमित शाह जी ने। ये तो उनके मन मुताबिक मनपसंद कार्य चिदम्बरम साहब ने किया था, पॉक्सो एक्ट में जो लिखा था ये, इसके लिए तो उन्होंने मेडल दिया। चिदम्बरम साहब को खूब मेडल देते होंगे। ये तो उनकी मन मुताबिक मर्जी का काम किया, वरना कौन फिर बचेगा कौन? मतलब फिर तो आरएसएस भी, छूट दे दी है मतलब। आरएसएस बीजेपी के एमपी एमएलए तो ज़्यादातर दूसरे लोग भी बहुत बहुत बड़ी संख्या में अंदर ही होंगे ना फिर तो ये चिदम्बरम जी का धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी से। उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिलेगा? मैं कह रहा हूँ देश की कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आप उन्नाव की बेटी की बात कर रहे हो, हाथरस की बेटी की बात कर रहे हो, किसी के घर में कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है अगर सड़कों पे नहीं आएंगे लोग। और ये जजमेंट ने वही तो किया है कि ये नहीं, ये हो गया कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर साहब दया का पात्र हैं तो हम तो सब दया का पात्र हैं। हम तो एक दो तीन चार रेप और गैंग रेप करके मर्डर तो नहीं करेंगे, कम से कम सब बच्चियां सुरक्षित हैं। सड़क पे आना है। और एक और चीज़ है इसमें, ये जो वो है ना विक्टिम टूरिस्ट, उनसे सबसे ज़्यादा होशियार रहना है। जो पैसे कलेक्ट करते हैं, अपनी वाहवाही लूटते हैं, जो जितने भी ये एनजीओज और दूसरे लोग हैं जो पैसे कलेक्ट करते हैं, सीधे सीधे समय आ गया है, जनता को खुद आना पड़ेगा। अगर ये एनजीओज वगैरह पे डिपेंड करेंगे ये लोग, तो ये लोग तो अपना विक्टिम दोहन करते हैं कुछ दिन के लिए और चले जाते हैं। फिर अगर कुछ मसला दोबारा उठ गया तो फिर आ गए वो गिद्धों की तरह से सब। जब ये बच्चियां अकेली लड़ रही होती हैं, बीच का टाइम जो होता है, जब 5-6 दिन की पब्लिक अटेंशन, प्रेस अटेंशन ख़त्म हो जाती है, तब ये गिद्ध कहाँ चले जाते हैं? अब इस समय आते हैं और उस समय, इसलिए पब्लिक को उठना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति इसका साथ देना चाहता है, अनकंडीशनल दे बच्ची का, उस पर कंडीशन ना लगाए कोई कि किसी को इंटरव्यू देना पड़ेगा, किसी को नहीं देना पड़ेगा, ये कंडीशन ना लगाए। वकील की बात सुने, उसकी वकील को हटवाने की भी जो साजिश कर रहे हैं वो भी ना करें। मैं तो अभी इसी वक्त कह रहा हूँ, मैं किसी क्लाइंट को अपने 1 सेकंड भी जोर ज़बरदस्ती नहीं रखता, क्योंकि ये केस तो सारे मैं प्रो बोनो ही करता हूँ। आज मेरे को पसंद नहीं है, मैं पहले ही बाय बाय गुड बाय करता हूँ। तो ये साजिश क्यों हो रही है कि प्राचा साहब को इसमें से हटाया जाए, वो भी मैं समझता हूँ। ये इंडियन एप्स्टीन का जो गैंग है, कितने पैसे दे रहा होगा इस काम के, वो भी जग जाए। ये सारा कांग्रेस की तरफ था, राहुल गांधी ने जो मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद एक अच्छे वकील की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, कोई मांग नहीं की थी। राहुल जी तो देखिए खुद ही आरएसएस के जो स्लीपर सेल्स हैं उनके चुंगल में, उनकी लीगल टीम ने उनको एक ऐसे केस में फंसवा रखा है। उनकी लीगल टीम में 1 या 2 को छोड़ के कोई ऐसा वकील नहीं है जो आरएसएस के डायरेक्ट टच में ना उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता हो। 1-2 जो हैं वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राहुल जी अगर अपना खुद केस आर्ग्यू करें ना, तो अब तक बरी हो चुके होते थे। ये नेशनल हेराल्ड का केस ही नहीं होता था अगर वो खुद करें आर्ग्यू। ये तो वकील कर रहे हैं, उनके महान, तो इसलिए वो फंसे हुए हैं। और जो महान वकील हैं उनको हटा दें तो वैसे भी बरी हो जाएंगे। कोई भी जो उनके अच्छे वकील हैं उन्हें बरी करा लेंगे, जो अच्छे भी हैं 1-2 अब तक बरी हो चुके होते हैं। तो राहुल जी तो आखिरी व्यक्ति हैं जो किसी को वकील की सलाह दें। ये उनका जो स्लीपर सेल है ना, वो एक व्यक्ति को प्रमोट करता है जिसने सुपारी ले रखी है कांग्रेस को ख़त्म करने की, G20 करने की और पता नहीं क्या क्या करने की। वो उसकी जो टीम है, राहुल जी को अगर अपनी हिफाजत कर लेते तो मैं उनको सलाम करता। वो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरों की लड़ाई लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। लड़ नहीं पा रहे हैं, वो ईवीएम को नहीं हटा पा रहे। सर आप लगातार राष्ट्रवादी पत्रकार गोस्वामी जी को टारगेट ले रहे हैं, वजह क्या है? मैं नहीं ले रहा, मैंने कहा लिया है। टारगेट पे तो मैं हूं उनके, क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या काम किया, एक हिट जो वो बनाया, हिट जॉब शुरू किया। लोग भेजे कि इस बच्ची को अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू कराना है। पूरा बढ़िया हिट जॉब कराया पूरा। अब हिट जॉब को मैं भाप गया तो मैंने एक बात कही कि अर्नब गोस्वामी साहब को इस बच्ची का इंटरव्यू मैं करने से मना करता हूँ। मैं तो कभी किसी के बीच में नहीं आया, सैकड़ों जर्नलिस्ट ने उन्होंने किया इंटरव्यू। अर्नब गोस्वामी साहब से मैं क्यों डरता हूँ? क्योंकि पहली चीज़ तो वो पाकिस्तान के लोगों को बुला के भारत की सेना को गालियाँ दिलवाते हैं अपने टेलीविज़न चैनल पे। इसका मतलब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। पहला काम। ऐसे और भी बहुत है, सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी और उन जैसे किसी भी जर्नलिस्ट से इन केसेस में मैं क्यों डरता हूँ? उसका एग्जाम्पल है खुद राहुल जी, जो अभी हमारी बात चल रही थी।
जयराम रमेश साहब हैं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर राहुल जी पे एक हिट जॉब कराई, जो कि इतने ज़्यादा समझदार हैं, मोदी जी से 10 गुना ज़्यादा हर टॉपिक पे समझदार हैं। मतलब चालाकी मक्कारी थोड़ी उनमें कम है, लेकिन समझदार तो मोदी जी से हर टॉपिक में ज़्यादा हैं। इसमें तो किसी को कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। मोदी जी किसी टॉपिक पे 2 मिनट नहीं बोल सकते, और वो किसी भी टॉपिक पे दुनिया के कम से कम 20-25 मिनट तथ्यात्मक रूप से बात कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का धोखाधड़ी करके जयराम रमेश साहब ने इन्हीं परम आदरणीय हमारे इनसे अर्नब गोस्वामी से हिट जॉब कराया। अभी हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब हैं, साजिश करके गवई साहब, उनका हिट जॉब कराया कि नहीं कराया? ये बच्ची तो मासूम है। अगर ये मैं इससे डर रहा था, मैंने कहा भाई मुझसे बात कर लो ना गोस्वामी साहब। नहीं आप नहीं, उसी से बात करनी है। उनके 1 घंटे तक मुझसे बात कर रहे हैं, फिर छुपा के अपना कैमरा भेज दिया यहाँ पे, और उससे करने लगे उल्टे सीधे सवाल, तो मैंने कैमरा रोका। वरना वो हिट जॉब करके इतने सारे सबूत इस लड़की से बेध्यानी में कुछ कहलवा लेते, जिससे कुलदीप सिंह सेंगर साहब की और मदद हो जाती। ये डर मेरा जायज़ है तो मैंने किया, लेकिन ये मेरी लीगल एडवाइस है। बच्ची चाहती तो मना कर देती, उसने कहा नहीं मैं तो सर के कहने से चलूँगी, मुझे किसी को इंटरव्यू ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जिसको सर मना करे। मैं उसको किसी से नहीं रोक रहा। जो आप लोग जेन्युइन जर्नलिस्ट हो, 1000 बार उससे पूछो कुछ, ये उसके और आपके बीच की बात है। लेकिन कोई हिट जॉब करने आएगा तो ये उसके वकील की हैसियत से मेरा एक जिम्मेदारी है कि मैं उस बच्ची को प्रोटेक्ट करूं, जो मैंने किया। अब वो पापा की परिवार चुप है इस पर, जो बराबरी की बात करती थी जब हिजाब खींचा गया था बिहार में, इस पर चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम था ना, इसमें तो हिंदू मुस्लिम है नहीं। ये बच्ची तो मुस्लिम नहीं है ना, ये बच्ची तो उन हमारे परम आदरणीय मनुवादी मानसिकता के लोगों की, जो सनातन धर्मी हैं, उन्हीं की बच्ची है ना। ये बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके कौन खड़ा होगा? अम्बेडकरवादी। अर्नब गोस्वामी को भी निपटेगा, पूरी सीबीआई को भी निपटेगा, अमित शाह जी पूरे इंटरनेशनल गैंग्स जो है, गैंगस्टर्स ये एप्स्टीन वाले, उनको भी निपटेगा। कौन? अम्बेडकरवादी। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तो है अम्बेडकरवादियों की, इनकी थोड़ी है। हम निपटेंगे ना सबसे, बच्चियों को बचाने के लिए, चाहे वो किसी भी जात धर्म की हो। हमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है ना, तो हम ही निपटेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम निपटेंगे सबसे, इन मक्कारों से, बेईमानों से।